In a world filled with chaos and distractions, where the pace of life seems relentless, there is a sanctuary of peace and wisdom waiting to be explored. Welcome to the Al-Nada Academy of Islamic Sciences. Here, we are on a journey of self-discovery, enlightenment, and spiritual growth. Our spiritual refueling series is designed to nourish your soul, expand your knowledge, and strengthen your connection with the divine. from the wisdom of the Quran to the teachings of great Islamic scholars, our courses offer a deep well of knowledge. Join a community of learners from all walks of life, united by a common quest for spiritual fulfillment. In this session, we will explore the intricate interplay between faith and modern life, seeking harmony in an ever-evolving world. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala Sayyidil Mursaleen. Amma ba'd fa'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. قال الله عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة वसलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मैं आप सबको वेलकम करता हूँ इस जो नई सीरीज अन्नहदा एकेडमी ऑफ इस्लामिक साइंसेज ने शुरू की है, अन्नहदा स्पिरिचुअल रिफ्यूलिंग सीरीज। जिस तरह से अन्नहदा एकेडमी ने पास्ट में बहुत सारे कोर्सेज डिज़ाइन किए ताकि जो उम्मत मुस्लिमा है, ख़ासकर नौजवान तबका जो एकेडमिशियंस हैं, उनमें इल्म दीन को आम किया जाए, इस्लाम की नॉलेज को आम किया जाए, इस्लामी उलूम से उनको रोशनास कराया जाए। तो उसके लिए डिफरेंट कोर्स डिज़ाइन किए जा रहे हैं। तो उसके साथ साथ जो है नौजवानों के बहुत सारे मसाइल हैं, क्योंकि जो भी दीन इस्लाम पर अमल करना चाहता है, अगर वो देखे अपने आसपास तो उसको दीन इस्लाम पर अमल करने के मीन्स से ज़्यादा मीन्स ऑफ डाइवर्जन है जो उसको बहकाते हैं, जो उसको दीन इस्लाम से दूर ले जाते हैं। वो फैक्टर्स, उन फैक्टर्स में रह के इंसान अपने आप को कैसे बैलेंस करे और उन फैक्टर्स में रह के उन तमाम तर चीज़ों को, असबाब को देखकर इंसान अपने दीनी, अपने ईमान की हिफाजत कैसे करे, इन चीज़ों के बारे में नौजवान नस्ल को आगाही करना ज़रूरी है। तो इसी सिलसिले की एक कड़ी जो ये सिलसिला है, जो सीरीज शुरू की गई है अन्नहदा स्पिरिचुअल रिफ्यूलिंग सीरीज, क्योंकि रूहानी तौर पे हमें बहुत डाउनफॉल का शिकार हो चुके हैं। तो मैंने कुरान की आयत आपके सामने तिलावत की। अल्लाह ताला फरमाता है, क़द अफ़लह मन तज़क्का। वो शख्स कामयाब हो गए जिसने अपना तज़किया किया, जिसने अपने आप को पाक किया। तो पाक किस किस चीज़ से करना है, इसकी भी तफसीर एक बहुत वास्ट है। तो शॉर्ट में ये कहना है कि हमारे हर उस चीज़ से नफ्स को, जहन को, दिल को, अपने दिमाग को, अपने तफक्कुरात को, अपने थॉट्स को, अपने थिंकिंग को पाक करना है जो हमें अल्लाह से दूर रह जाए। तो उसके लिए हमें प्रैक्टिकल मेथड समझने ज़रूरी है, क्योंकि हर एक चाहता है कि मैं ये चीज़ें करूं, लेकिन करूं कैसे। तो जो मसाइल उसको पेश आते हैं, उन्हीं मौज़ूआत को हम इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे। तो आज के हम सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं तिलावत कलाम मजीद से। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم
دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى صدق الله العلي العظيم माशाअल्लाह बारकल्लाह फीक। ये एक्चुअली ये हाफिज जुनैद भाई थे, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं अन्नाहदा एकेडमी ऑफ इस्लामिक साइंसेज के। तो इंशाअल्लाह तिलावत कलाम मजीद के बाद प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने के लिए हम मुख्तसर टाइम के लिए अबरार अहमद अत्तारी, जो स्टूडेंट है अन्नाहदा एकेडमी ऑफ इस्लामिक साइंसेज के, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि वो अनम्यूट करें और नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनाएं। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए। ना ये बात शान से है, ना ये बात मालो ज़र की, ना ये बात शान से है, ना ये बात मालो ज़र की, वही जाता है मदीने आका जिसे बुलाए, वही जाता है मदीने आका जिसे बुलाए। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, रोजे के सामने में ये दुआएं मांगता था, रोजे के सामने में ये दुआएं मांगता था, मेरा दम निकल तो जाए, मेरा दम निकल तो जाए, ये समा बदल जाए, मेरा दम निकल तो जाए, ये समा बदल जाए। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए, वो मदीना देख आए। बारकल्लाह फीक। माशाअल्लाह। नाउ विदाउट फर्दर डिलेइंग, जो हमारे रिसोर्स पर्सन हैं जिनको आज हमने इनवाइट किया है इस सेशन के लिए,
लेट मी इंट्रोड्यूस हिम। ये हमारे मिस्टर जिशन अहमद शेख सर हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह अपने पीजी जामिया मिलिया इस्लामिया से मुकम्मल कर चुके हैं, और उसके साथ साथ जो नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है यूजीसी की तरफ से वो भी क्वालिफाई किया है, और ये क्वालिफाइड है फॉर मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप। और उसके साथ साथ अभी परस्यू कर रहे हैं पीएचडी डिग्री सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में, और इनका जो रिसर्च फील्ड है वो है इस्लामिक सिविलाइजेशन। तो पहले हम सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी इनविटेशन को कबूल किया। और अभी आज जो टॉपिक पे सर लाइट डालेंगे वो है बैलेंसिंग फेथ इन मॉडर्न लाइफ। क्योंकि ये उम्मत मुस्लिमा में अगर हम देखेंगे, अपने जो नौजवान हैं, नौजवानों की अक्सर ये रहती हुए उनकी शिकायत रहती है कि हर एक चाहता है कि मैं दीन पे अमल करूं, मैं दीन इस्लाम का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बनूं, मैं एक बाअमल मुसलमान बनूं, मैं नमाजें भी पढूं, लेकिन ये मॉडर्न लाइफ है, ये भी साथ चलानी है, तो इसको हम बैलेंस कैसे कर पाए। तो इसी टॉपिक को आज सर डिस्कस करेंगे। मैं विदाउट फर्दर डिलेइंग सर से गुजारिश करूंगा कि वो अनम्यूट करें और अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करें। और टू यू सर। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन इमामुल मुत्तकीन खातिमुन नबीन शफीअल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अ, अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता हूँ टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दिस प्रोग्राम। इट इज़ बीन एन ऑनर कि मैं इस सीरीज का पार्ट बना हूँ। आई हैव बीन एबल टू कोलैबोरेट विद यू पीपल। ये मेरे लिए इज्जत की बात है। एंड आई थिंक जिस दौर में अभी हम रह रहे हैं, मैं ऑलरेडी जो मेरे बाकी साथी हैं, मैं उनसे कॉन्स्टेंटली ये थॉट्स शेयर करता रहता हूँ कि हमारे यहाँ पे पर्टिकुलरली अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो ऑलरेडी एक वैक्यूम एग्जिस्ट हो रहा है। और वो वैक्यूम ये है कि हम इंटेलेक्चुअली एंगेज नहीं हो रहे हैं अपने फेथ के साथ, हम डिस्कोर्स क्रिएट नहीं कर पा रहे। तो सिरे से वो चीज कंप्लीटली मिसिंग है फ्रॉम द सीन। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्रगुजार हूँ कि मेरी ये थॉट्स है ही तो मुझे ये अभी ये प्लेटफॉर्म मिला। लाइक माइंडेड इंसानों का मिलना भी अल्लाह ताला का एक फजल होता है। तो ये कंप्लीटली मैं मेरा थॉट प्रोसेस जो है वो ऐसा ही है। वी डू नीड सच काइंड ऑफ डिस्कशंस राइट नाउ, बिकॉज ऐसे वैक्यूम को अगर हमने ज्यादा गहरा होते हुए देखा तो इसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो ये है कि नेचुरली हमारी यूथ जो है वो दूसरी डिस्ट्रैक्शंस में और दूसरी यूजलेस पर्पजलेस चीजों में डेफिनेटली वनरेबल हो जाएंगे। दे विल बिकम विक्टिम्स ऑफ दैट। सो मुझे लगता है ऐसी सीरीजों की या ऐसी प्रोग्राम्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। और मैं अलनहदा एकेडमी ऑफ इस्लामिक साइंस के साथ अभी अ, मतलब मौका मिला, ये मेरे लिए भी बहुत इज्जत की बात है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर प्रोग्राम्स। ये चीज़ कंटिन्यू करें आप लोग। इस चीज़ की सख्त ज़रूरत, दिस इज द नीड ऑफ द आवर। हैविंग सेड दैट, आज की जो हमारी इंटरेक्टिव सेशन का जो टाइटल है, जो जिस थीम पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बैलेंसिंग फेथ एंड मॉडर्न लाइफ। जिस टाइम ये टाइटल मेरे सामने आया कि इस पे बात करनी है, तो बिलीव मी मैं बहुत ज़्यादा मेरा अटेंशन इसकी तरफ चला गया। मुझे इसकी रिलेवेंस जो नज़र आ रही है आजकल के दौर में, चाहे जितनी भी क्राइसिस स्पिरिचुअल मॉरल, जितनी भी क्राइसिस से अभी हम लोग जा रहे हैं, और कॉन्स्टेंटली इस चीज़ को निगेट किया जा रहा है, नेगलेक्ट किया जा रहा है, इस पे बात नहीं हो रही है, जिसकी वजह वो क्राइसिस डीपन हो रही है, बढ़ रही है। तो आई वॉज क्वाइट हैप्पी कि ऐसे टाइटल पे डिस्कशन करने का मौका मिल रहा है जो कि बहुत रिलेवेंट है, जो कि बहुत ज़रूरी है इस पे बात करना। तो मैं डायरेक्टली इस चीज़ पे आऊँगा कि हम कैसे इस चीज़ को एड्रेस कर सकते हैं इन द कंटेम्पररी टाइम्स। सबसे पहले तो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन को आई हैव डिवाइडेड इन सेवरल पार्ट्स, क्योंकि हम लोग यहाँ पे तीन चीज़ों के साथ डील कर रहे हैं। वी आर डीलिंग विद थ्री थिंग्स। फर्स्ट वी आर डीलिंग विद faith, then modern life, then balance.
और मेरी इस पे जो पर्सनल जो कंटेम्पलेशन है मेरी, जो मैंने इस पे पर्सनली सोचा है, वो ये है कि वी हैव, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडर्न लाइफ, वी हैव टू रीच, हमें इस मॉडर्न लाइफ के थ्रू आना है, की तरफ आना है थ्रू आवर फेथ। सो ये जो बैलेंस की बात बिगनिंग में हो रही है, जो हम कर रहे हैं, इट इज द फेथ इटसेल्फ व्हिच प्रोवाइड्स द बैलेंस। अब देर इज नो डाउट इन द फैक्ट कि मॉडर्न लाइफ हैज ब्रॉट विद इट सो मेनी चैलेंजेस, चाहे वो स्पिरिचुअल नेचर की हो, आइडियोलॉजिकल नेचर की हो, मटेरियलिस्टिक नेचर की हो। डिफरेंट थिंग्स आर देयर व्हिच आर कमिंग टू अस, जो हमारे हार्ट्स और माइंड्स को कंटिन्यूअसली compete कर रहे हैं इन चीजों को। लेकिन आई पर्सनली बिलीव कि इस चीज की तरफ, अभी के करंट एरा की को रीच करने से, वी हैव टू फर्स्ट एंगेज विद द फेथ इटसेल्फ। मीन्स वी हैव टू गो थ्रू फेथ एंड रीच टुवर्ड द मॉडर्न लाइफ। हम तब तक ये बैलेंस क्रिएट कर ही नहीं सकते जब तक कि हम अपनी इस फेथ को ना समझे, कि हमारी आइडेंटिटी को शेप करने में व्हाट इज द रोल दैट दिस फेथ इज प्लेइंग, कि हम खुद इसके साथ इंटेलेक्चुअली कितना एंगेज हो गए हैं, कि हम इन मॉडर्न लाइफ की चैलेंजेस को, या इसके साथ जो भी बाकी चीजें आ रही हैं, हम उसको किस तरीके से एड्रेस कर पा रहे हैं, और किस तरीके से वो सर्टेनिटी ऑफ फेथ हमारे अंदर वो चीज आ रही है। तो मैं इस थीम को 4 चीजों के जरिए से एक्सप्लोर करूंगा, डिस्कस करूंगा, और इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। पहला इसमें है, जैसे मैंने पहले इसलिए एड्रेस किया कि बिफोर डिस्कसिंग दीज मॉडर्न लाइफ चैलेंजेस और हाउ टू बैलेंस इट, वी हैव टू फर्स्ट गो थ्रू फेथ। सो पहला जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो है द utmost need of understanding faith in the contemporary times. Then we will move towards the necessity of balance between faith and modernity. What does it entail actually? What are the consequences within an individual? एक इंडिविजुअल लेवल पे अगर ये बैलेंस क्रिएट होता है, अगर उसके अंदर वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू फेथ और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वो एक हेल्दी इंडिविजुअल बन जाता है, वो क्या एंटेल करता है, उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगी फिर एज ए रिजल्ट ऑफ दैट, बिकॉज कम्युनिटीज और सोसाइटीज आर बिल्ड थ्रू इंडिविजुअल्स। तो पहले इसको मैक्रो लेवल पे देख सकते हैं हम, फिर माइक्रो लेवल पे देख सकते हैं। तो दैट नेसेसिटी ऑफ बैलेंस बिटवीन फेथ एंड मॉडर्न लाइफ, उसके बाद उस चीज को देखेंगे। तीसरा चीज जो हम इसमें हम देखेंगे वो है कि अब जब ये जो मॉडर्न लाइफ है, ये जो मॉडर्न एरा में हम जी रहे हैं, इसके साथ चैलेंजेस क्या है, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट दिस मॉडर्न लाइफ इज ब्रिंगिंग टू अस, व्हिच इज समहाउ इम्बैलेंसिंग दैट बैलेंस विद, जो एक एक बैलेंस जो है वो उसको imbalance create करता है। What are those challenges which this modern life is bringing? And ultimately we will be dealing with the approach and viable solutions towards creating this balance. अब हमें faith या ये पूरा डिस्कोर्स जो हम बिल्ड करेंगे, वो हमें कैसे हेल्प करता है, वो हमें कैसे एक अल्टरनेटिव देता है, एक अप्रोच देता है कि हम एक बैलेंस क्रिएट करें। आफ्टर ऑल वी नीड टू थिंक दिस थिंग कि रसूल पाक ने फरमाया कि विजडम इज द लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ बिलीवर, वेयर एवर ही गेट्स इट ही शुड टेक इट, व्हिच मीन्स दैट अगर हम मॉडर्न टाइम में, हम कह रहे हैं सो कॉल्ड हम पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में रह रहे हैं, पोस्ट मॉडर्न टाइम में रह रहे हैं, या पोस्ट रेनेसेंस टाइम में रह रहे हैं, obviously there might be some alternate discourse which might be building, चाहे वो psychological discourse में रिसर्च हो रहा है, बाकी we have to explore those things as well. And our faith, our theology is so much flexible that there is already scope there for us to discuss those very ideologies which might appear alien, but we have to explore them. ऐसा नहीं है कि मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में जो आइडियोलॉजीज बढ़ रही हैं हमें उनको जानने की जरूरत नहीं है, नहीं, we cannot turn a blind eye. For example, just to quote an example, academics में मैंने ये चीज देखा, I have been since my PhD journey or even in PhD during Jamia, I have seen this thing कि before you discuss certain thing with someone, कोई आइडियोलॉजी आप डिस्कस कर रहे हो, लेट अस सपोज आप फेमिनिज्म डिस्कस कर रहे हो, दूसरी चीज डिस्कस कर रहे हो, अनलेस एंड अंटिल यू डोंट नो the dimensions of the ideology, you don't know the connotation इसमें क्या framework है आइडियोलॉजी का, how can you engage with the discussion? So alternatively जो modern life के यहाँ से challenges आ रहे हैं, ideological आ रहे हैं, या बाकी discourses खड़े किए जा रहे हैं in the name of so called modern ideologies, तो हम उनको भी साथ लेके उनको भी समझने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो लास्ट पार्ट में हम अप्रोच को डील करेंगे कि हम ये बैलेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। Now, the first thing that we need to address here is कि what is the need of understanding the faith? Because मैंने पहले ही mention किया, faith comes first. Faith is the priority, and because faith provides the framework towards creating this balance.
तो एक चीज जो पहली जरूरत है कि हम क्यों फेथ को अंडरस्टैंड करें, वो ये है कि ये हमें हमारी आइडेंटिटी की क्लियरिटी देती है। इट सेव्स अस फ्रॉम आइडेंटिटी क्राइसिस। अब चूंकि मैं एक एकेडमिक्स को स्टूडेंट हूँ, मैंने ये चीज देखी है। व्हाइल आई एंगेज इन डिस्कशन, आई बिलीव इन इंटरडिसिप्लिनरी डिस्कशंस। मैं इंग्लिश हो, मैनेजमेंट हो, आई गो एंड डिस्कस विद देम बिकॉज आई नो कि ये दूसरी कॉन्सेप्ट्स को की तरफ एक्सपोज है, ये थोड़ा सा इनका थियोलॉजी के साथ या अपनी फेथ के साथ they are not able to maybe read, or due to circumstances ये थोड़ा ऐसे दूर है. So when I engage with them in these discussions कि आपकी identity क्या है, I clearly, to be very honest, I clearly see an identity crisis in them. Recently, I was doing some discussions in my university regarding this faith and what does it mean to be a Muslim and other things. And I discussed certain things with English students because they are the people who are mostly exposed to these romanticism and other Western things, and they are, as a result of that, वो फेथ से दूर हो रहे हैं या इस किस्म के डिस्कोर्स से दूर हो रहे हैं. आई बिलीव जो इस्लामिक स्टडीज एकेडमिकली पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द फन ऑफ परस्यूइंग दिस डिग्री, अगर आप इसके बेसिस पे कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, अगर आप उनको एंगेज नहीं कर रहे हो डिस्कशन के साथ, अगर उनके साथ आप इन चीजों को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो, सो दैट उनके अंदर भी कॉन्शियसनेस डेवलप हो कि यहाँ पे हमें इस चीज को, हम इससे दूर जा रहे हैं, हमें इस चीज को पढ़ने की जरूरत है. और हमारा एकेडमिक्स इस तरीके से इस समय डिजाइन हुआ है कि इस किस्म की डिस्कशन तो एनकरेज ही नहीं हो रही है डिपार्टमेंटल लेवल्स या बाकी चीजों में, लेकिन मैं पर्सनली करता हूँ. अब सबसे पहले जब मैं रिसेंटली डिस्कशन करने गया, आई आस्क्ड वन ऑफ द लेडी देयर कि आप, यू आर ए मुस्लिम? शी सेड यस, आई एम ए मुस्लिम. So I told her, what does it mean to be a Muslim? She said, submitting the will to Almighty Allah. I said, it's right. Then afterwards, I told her, you have been given an existence. Do you know the purpose of your existence? And to my shock, she said, no, I don't know the purpose of my existence. So there I consider it very important first for the youth and the youngsters out there to understand the faith, because faith brings clarity in one's identity. It removes the identity crisis. And secondly, it clarifies for you the existential purpose, why the creator created you. You're not created uselessly. There is a purpose for which you have been created. So identity crisis से बचना और existential purpose अपना जानना, for what reason we have been created. We have been created to serve something, to do something. This is why we need the understanding of faith. दूसरा चीज ये है कि faith जो है ये हमें provide करता है एक spiritual भी, एक moral भी, emotional, psychological, social development. Because within the faith, I tell this to the youngsters of ours कि regardless of the fact कि यहाँ से modern life के challenges आ रहे हैं जो मैं subsequent slides में discuss करूँगा, still you need to understand that if you engage with your faith properly, with the sources, with the Quran and Sunnah and the rich historical legacy that we have, the amazing historical legacy, if you engage with that, you will clearly see a kind of spiritual, moral, emotional, psychological, and social development in you. You will definitely feel that you will feel a strength within yourself. जैसे कहते हैं जो ये दीन है, ये इस्लाम जो है, ये गैरतमंदों के लिए बना है. आई फील इट पर्सनली माइसेल्फ. ये कमजोरों के लिए, बुज़दिलों के लिए नहीं है. सो इफ यू एक्सप्लोर, इफ यू एंगेज विद प्राइमरी सोर्सेज, हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस आप में डेवलप हो जाती है. तो यू विल सी विद इन योरसेल्फ एंड यू विल विटनेस दिस थिंग कि आप में एक स्पिरिचुअल, एक मॉरल, ये सारा ये डेवलपमेंट आप में हो जाएगा. सो दिस इज आल्सो व्हाई वी नीड फेथ, बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस द स्पिरिचुअल, मॉरल, इमोशनल, psychological and social well-being. Third thing is keep faith inspires discipline and deeds. I am reminded of one of the quotes, or I can say this is written in the Reconstruction of Religious Thought by Allama Iqbal. It's on the very first page, wherein Iqbal says that Quran emphasizes more on deed rather than intentions. So the faith that we have, it creates a discipline because it doesn't believe in any imaginary thing. It's not a speculative philosophy. No, it brings the practicality in a human being. It through those things, it brings discipline. For example, if we see in our own faith, there is a clear-cut discipline starting from the Fajr till the Isha, and the way these salah are designed, it itself speaks how much the Creator cares for that order within a human being. So faith in an era
where everything is calling us towards distraction, where everything is calling us towards disorder. It is the faith which inspires discipline in deeds and thoughts as well as in contemplation. Third thing why I believe that we stand in need of understanding faith is that faith provides the framework of coming in terms with the realities of life. You know, we have a life which through which we can have sometimes happiness, sometimes we can go through harshness, hardships of the life, tribulations of the life. So faith is that thing which provides us the framework through which we can understand the reason behind the happiness. We can understand the reason behind tests. If we are tested somewhere, we can understand the reasons behind hardship. It is the faith which brings us that realistic approach in us, whereby if in life we go through different emotions, we go through different things, if we engage with the faith, we will be in a position to understand why this thing is happening, why these realities, or why these different things are happening to me. So it is the faith which provides the framework of coming in terms with the realities of life. Next thing is that faith strengthens willpower. It is the faith which brings in you that वो जज्बा लाता है कि जो मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग इट इन ऑर्डर टू प्लीज माई क्रिएटर. सो वो आपके अंदर जो ये चीज है कि आई एम डायरेक्टली एक्सपोज्ड टुवर्ड्स द सुपरविजन ऑफ माय लॉर्ड, माय creator is constantly witnessing me, my actions, that consciousness, that willpower. It is the faith जो आपके अंदर वो जज्बा उबारता है कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ रिच कंट्रीब्यूशन करूं, मैं किसी की जिंदगी में कोई डिफरेंस क्रिएट करूं. इस्लाम फेथ, yeah, particularly talking about Islam, it doesn't believe in individualistic approach. It believes in a collective approach. तो वो आपकी वो collective approach को भी फेथ ही उभारता है. अगर आपके अंदर वो चीज है कि वो जिंदगी ही क्या जो मुझसे ही शुरू हुई और मुझसे ही खत्म हुई, मुझ पे ही खत्म हुई, वो कोई जिंदगी तो नहीं है. जिंदगी तो ये है जिसमें इंसान एस्पायर करे कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मैं दूसरों को भी फायदा पहुंचाऊं, एक कलेक्टिव गुड में इंसान बिलीव करे. तो ये फेथ ही है जो उसको वो स्ट्रेंथ, उसकी उस विल पावर को, उसकी उस इंटेंशन को स्ट्रेंथन करता है, यही फेथ. और ये फेथ ही है जो इंसान को होप देता है कि वो लाइफ की डिफिकल्टीज को फेस करे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये फेथ जो हमें है, इसकी नीड जो मैं डिस्कस भी कर रहा हूँ, व्हाई इज द नीड ऑफ अंडरस्टैंड द फेथ. इट इज ऑल्सो दिस थिंग कि ये फेथ है जो हमें एक सेल्फ रियलाइजेशन देती है कि why are we here on this earth, हमें इस जिंदगी में करना क्या है, what is the ultimate end. फेथ के साथ इंसान जब एंगेज करता है तो उसे अपने अल्टीमेट एंड की भी खबर होती है कि मुझे अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी की तरफ जाना है. वट एवर आई एम डूइंग राइट नाउ हियर ऑन दिस अर्थ, इट इज बीन रिकॉर्डेड, आई विल बी हेल्ड अकाउंटेबल समवेयर. तो वो सेल्फ रियलाइजेशन जो इंसान में आती है, वो भी कहीं ना कहीं इंसान के किरदार को, इंसान की मॉरलिटी को शेप करने में हेल्प करता है. और हम ह्यूमन बींग्स को जो रिसोर्सेज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिए हैं, चाहे वो टाइम का रिसोर्स हो, चाहे वो हम यंगस्टर्स हैं इसका रिसोर्स हो, जितने भी डिफरेंट रिसोर्सेज विच वी हैव बीन गिवन, इट इज द फेथ जो हमें एक विजन देता है कि हमें इन रिसोर्स की कदर करनी है. हमारे ऊपर अगर कोई अमानत है, अगर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, एज अ पर्सन हु बिलोंग्स टू अ डिफरेंट प्रोफेशन, इन सारी चीजों को, इन सारे रिसोर्स को, इस सारे फजल को जो हमारे ऊपर हुआ है, इसको हमें कैसे इसके साथ जस्टिस करना है, कैसे इसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के तरीके से आगे बढ़ाना है. इट इज द फेथ विच प्रोवाइड्स दैट विजन फॉर अस सो दैट वी कैन बेटर यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज दैट वी आर बीइंग प्रोवाइडेड. नेक्स्ट चीज जो है, जो मैंने पहले बोला था, वो ये है कि अगर हम किसी यंगस्टर से ये बात कहें कि वी आर लिविंग इन एन एरा जहाँ पे हमारी फेथ को कॉन्स्टेंटली चैलेंज किया जा रहा है, या हमारी फेथ में इंटरनल चैलेंजेस है, एक्सटर्नल चैलेंज है, माहौल से भी चैलेंजेस है, कल्चरल चैलेंजेस है, या फैमिली लेवल पे तरबियत का एलिमेंट मिसिंग है, तो नेचुरल क्वेश्चन वहां पे ये आ सकता है कि आप जो ये नेसेसिटी की बात कर रहे हो कि देयर इज अ नीड ऑफ बैलेंसिंग, there is a need of creating balance between faith and modern life. Why? He can counter question this thing कि what is the need, हम क्यों इस चीज को बैलेंस करें. तो वहां पे हम इस चीज को यहाँ पे बोल सकते हैं कि नेसेसिटी क्या बन जाती है कि हम ये चीज बोले कि बैलेंस करना है बिटवीन फेथ एंड मॉडर्न लाइफ. इसकी सबसे पहला जो इसमें रेस्पॉन्स है जो वो ये है
कि फेथ जो है, इन पर्टिकुलर जो हमारा इस्लाम है, जो हमारा दीन है, ये स्ट्राइव करता है हेल्दी सोसाइटीज को क्रिएट करने का। ये डिजेनरेटिव सोसाइटीज को क्रिएट करने के लिए एनकरेज नहीं करता है। अगर हम मकासद शरिया को भी देखें, उसमें भी ये चीज है कि हर वो प्रैक्टिस इस्लाम डिस्कार्ड करता है, हर वो प्रैक्टिस इस्लाम डिस्करेज करता है जिससे इंडिविजुअल पर्सनैलिटी में कोलैप्स आए, जिसमें इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी में वो ग्रोथ ना हो। तो इस्लाम स्ट्राइव्स फॉर अ हेल्दी सोसाइटी, हेंस ये प्राइमरली फोकस करता है इंडिविजुअल डेवलपमेंट, बिकॉज इट नोज कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट जब होगी, जब एक इंसान अपने पर्सनल लेवल पे ये समझेगा कि मुझे कुछ करना है, या आई हैव गॉट सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू लाइफ, तो वही हेल्दी इंडिविजुअल से बनती है हेल्दी सोसाइटी, और वही हेल्दी सोसाइटी फिर आगे उस चीज को अ, आगे ले जाती है। तो इस्लाम जो है ये स्ट्राइव करता है फॉर हेल्दी सोसाइटीज, एंड जो प्राइमरीली फोकस है इसका वो है इंडिविजुअल्स को डेवलप करना। दूसरा ये है कि जो बैलेंस है बिटवीन फेथ एंड मॉडर्न लाइफ, ये ऐसी इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करता है, ऐसी इंडिविजुअल्स को आगे बढ़ाता है जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ट्रेट्स हो। नाउ हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दिस, ये स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या है? ये स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ट्रेट्स ये है कि उस इंसान के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन इतनी नहीं, ऐसा नहीं है कि वो इंसान कुछ कहेगा किसी के सामने, या और उसी की उसके एक्शन उसके थॉट्स को कंट्रैक्ट करेंगे। नो, इफ ए पर्सन अंडरस्टैंड्स दिस रीजन कि इस्लाम जो है वो मेरे अंदर एक ग्रोथ चाहता है, वो मेरे अंदर एक हेल्दी डेवलपमेंट चाहता है, हर एक लिहाज से, हर एक लिहाज से, चाहे साइकोलॉजिकल हो, इंटेलेक्चुअल हो, मॉरल हो, स्पिरिचुअल हो, वो अगर इस चीज को समझता है, तो आई डोंट थिंक कि उसके बाद उसके अंदर कोई कॉन्ट्राडिक्शन, पर्सनल कॉन्ट्राडिक्शन रहेगी कि वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा अपने एक्शन से। तो इस तरीके की चीज वहां पे नहीं आएगी। तो ये बैलेंस भी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये ऐसे इंडिविजुअल्स को आगे बढ़ाता है जो खुद की प्रॉब्लम्स में फंसे हुए नहीं, जिनके अंदर तज़किया भी है, प्यूरिफिकेशन ऑफ थॉट भी है, प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्शन भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनके अंदर कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं। पर्सनल लेवल पे मैंने ये चीज देखी है कि अगर कोई इंसान, चलो ठीक है, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन और फॉर द सेक ऑफ कुछ बात बोलनी है, अगर वही फिर उसकी कॉन्ट्राडिक्शन में आ जाती है, बट ही इज नॉट लिविंग बाय हिज वर्ड्स, और ही इज नॉट प्रैक्टिसिंग व्हाट ही इज प्रीचिंग, तो वो निशानी नहीं है एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी की। जो स्ट्रांग पर्सनैलिटी इस्लाम क्रिएट करता है उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होती किसी चीज की, तभी जाके अल्लाह सुब्हाना व तआला उस इंसान में इखलास भी पैदा करता है, और just because that person has freed himself of all the contradictions, वो जो कोई काम करता है अल्लाह ताला puts बरका in that thing, क्योंकि उस इंसान ने वो चीज खत्म कर रखी है। तो बैलेंस becomes important in this context as well, कि इस बैलेंस से जो इंडिविजुअल्स आगे आएंगे वो सोसाइटी के लिए एक एसेट बन के आ गया है। तीसरा इसमें ये है कि इंडिविजुअल्स विद स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ट्रेट्स obviously they will richly contribute towards the social and moral well-being of a society। ये बात इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट बन जाती है कि जो अगर हम आज की सोसाइटीज में देखें, तो एवरीबॉडी इज लाइक कि दे आर कंसर्न अबाउट देयर ओन सेल्फ, चाहे उसमें मटेरियल एलिमेंट हो या चाहे दूसरी दूसरी चीजें हो। व्हाट अबाउट द कलेक्टिव गुड ऑफ एवरीवन? व्हाट अबाउट दैट कि आपकी वजह से किसी और को कोई चीज मिल रही है? सो दैट थिंग, इफ दैट थिंग इज मिसिंग, तो सोसाइटी तो ऑब्वियसली, जब हर कोई अपने अपने हिसाब से चलेगा तो सोसाइटी के लिए कौन आगे आएगा, उसमें कौन सा अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा? तो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जब किसी में होगी, वही इंसान ये अपने अंदर महसूस करेगा कि नहीं, मुझे कुछ चीज करनी है। उसी के अंदर ये रियलाइजेशन, ये सीरियसनेस पैदा होगी कि ही विल स्ट्राइव टुवर्ड्स डूइंग समथिंग गुड। चौथी चीज में ये है कि बैलेंस बिटवीन फेथ एंड मॉडर्न लाइफ जो है, ये एक इंडिविजुअल को हेल्प करता है कि वो ग्रेटफुल रहे टुवर्ड्स द क्रिएटर ड्यूरिंग हार्डशिप्स एंड ट्राइबुलेशन। मींस ये एक इंसान में इनकलकेट करता है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। हम ऐसे दौर में रह रहे हैं अभी जहाँ पे पूरी, अगर हम सक्सेस की डिफिनेशन ही देखें तो इसको मटेरियलिस्टिक टर्म्स में तोला जाता है। जो इंसान किसी स्टेटस के हिसाब से, या इसने कोई चीज ये पॉजेस करता है, जितना ज्यादा उसमें उसका इंक्रीमेंट है उतना उसको बोला जाता है ये कामयाब है। ऑब्वियसली अगर कोई इंसान, उस इंसान के कंपैरिजन में उसको कुछ कम मिला है, या अगर उसको लगता है मैं लीस्ट कंपैरिजन, तो उसमें एक सेंस ऑफ पेसिमिज्म डेवलप होता है। इट इज द फेथ दैट कम्स टू द रेस्क्यू ऑफ दैट पर्सन, कि अगर वो सोसाइटी में देख रहा है कि पीपल who are less deserving, even sometimes they are getting more positions in life,
that person is told by the faith that you don't have to look towards those things. You have to develop a sense of gratitude in yourself that whatever Allah subhanahu wa ta'ala has given you, it is sufficient for you. तो वो चीज वहां पे उसमें नहीं होती कि उसमें एक सेंस ऑफ इनग्रेटिट्यूड पैदा हो. दैट थिंग इज नॉट देयर. एंड लास्टली, फेथ सेव्स इंडिविजुअल्स फ्रॉम एक्सेसिव मटेरियलिज्म. जैसे मैंने कहा कि हम ऐसी एक सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे एक कॉन्स्टेंट कंपटीशन है रिगार्डिंग दीज मटेरियलिस्टिक थिंग्स. तो जिस इंसान में फेथ जो जिसने एंगेज की होती है इस चीज से अच्छे से, जिसको जो इसमें बैलेंस जिसमें क्रिएट हुआ हो चुका होता है, वो ही इज सेव्ड फ्रॉम दिस काइंड ऑफ शो ऑफ्स. ही इज सेव्ड, उसमें एक इत्मीनान होता है, उसमें एक कंटेनमेंट आती है. इस चीज को जब हम प्रैक्टिस में लाते हैं, ऑल्दो इट मे सीम वेरी इजी कि हम इस चीज पे बात करें, लेकिन प्रैक्टिकली जब इंसान में ये चीज आ जाती है कि वो इस चीज से अफेक्ट नहीं हो रहा है, बिकॉज हिज कनेक्शन विद हिज फेथ इज सो स्ट्रांग, हिज अंडरस्टैंडिंग, हिज इंट्रोस्पेक्शन इज सो डीप इन हिज फेथ. वो इन चीजों से जब इफेक्ट नहीं होता है, दैट पर्सन, उस इंसान में ठहराव भी होता है, उस इंसान में कंटेनमेंट भी होती है, और उस इंसान में सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड भी बहुत ज्यादा होता है. सो ये इस पे और हम बात कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट्स मुझे लगे जो हमारे जो इस बैलेंस को, जो इस नेसेसिटी ऑफ बैलेंस को इम्पोर्टेंट बनाता है. अब हम तीसरी स्लाइड में हम ये चीज डिस्कस कर सकते हैं कि अब जो ये मॉडर्न लाइफ जो है, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट दिस मॉडर्न लाइफ इज ब्रिंगिंग टू अस, जो इस बैलेंस को कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट करता है. तो पहला चीज जो इसमें ये है कि मॉडर्न लाइफ जो है, ये बहुत सारे चैलेंजेस अभी हमारे सामने इसकी वजह से आ रहे हैं, जिसमें मॉरल भी है, स्पिरिचुअल है, आइडियोलॉजिकल, मटेरियलिस्टिक है, और इवन साइकोलॉजिकल है. तो इस चीज को हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे. पहला मुझे लगता है मॉडर्न लाइफ का जो पहला चैलेंज जो मैं पर्सनल लेवल पे देखा है मैंने, वो है कि ये इंडिविजुअल्स को पुश करता है टुवर्ड्स अ लाइफ विदाउट बाउंड्रीज. In Islam, we have a clear-cut understanding of permissible and impermissible actions. हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि we are slaves to creator, we are slaves to Allah subhanahu wa ta'ala. उसकी वजह से जब हम सबमिट करते हैं विल, तो हम अल्लाह ताला की उन सारी बाउंड्रीज को अपने लिए खैर का सबब मानते हैं. If Allah subhanahu wa ta'ala through his beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam has set some boundaries upon the believers, they consider those boundaries as an honor for them. अब हमारा मॉडर्न लाइफ का जो अलमी है, जो अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि ये इंडिविजुअल उसको पुश कर रही है टुवर्ड्स अ लाइफ विदाउट बाउंड्रीज. ऑल्दो देयर इज एन आइडियोलॉजिकल पुश के भी उसके 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 बिहाफ पे, उसके बीनीथ एक आइडियोलॉजिकल पुश भी है, चाहे वो लिबरलिज्म का हो, चाहे वो फ्री मार्केट इकोनॉमी का हो, कैपिटलिज्म का हो, वो भी है. तो ये जब फेथ में इस चीज को देखते हैं, फेथ हैज क्लियर कट बाउंड्रीज ऑन ह्यूमन बीइंग्स. वो किसी जगह से रोकेगी, किसी जगह पे उसको करेगी. इट ब्रिंग्स प्रॉपर ऑर्डर विद इन द पर्सनैलिटी. अब मॉडर्न लाइफ का चैलेंज ये है कि ये इस बाउंड्री को मसक करता है, डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करता है इस बाउंड्री को. सेकंड चैलेंज जो मुझे लग रहा है इस बैलेंस की तरफ है मॉडर्न लाइफ का, वो ये है कि मॉडर्न लाइफ जो है, ये इंसान की स्पिरिचुअल टेंडेंसीज को सप्रेस कर रहा है इस टाइम पे. चाहे उसका रीजन ये हो कि मटेरियलिस्टिक चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, पोजेशंस पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, कंज्यूमरिज्म पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, जो जितना कंज्यूम कर रहा है वो उतना कामयाब है, वगैरह वगैरह. इसका जो फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस जो इसकी ये है कि ये हमारी स्पिरिचुअल टेंडेंसीज को, इंसान के अंदर जो नीड है एक अपनी रूहानियत को आगे बढ़ाने की, उसको सप्रेस करता है. कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में जहाँ पे मेन मोटिव है टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, ये कैपिटलिस्टिक सोसाइटीज को फर्दर डिस्टॉर्ट करता है इस बैलेंस को बिटवीन स्पिरिचुअल एंड मटेरियल. वाइल एज अगर हम इस्लामिक सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट से इसको देखें, तो देयर इज अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअल एंड मटेरियल एस्पेक्ट्स. ये कोई मोनास्टिसिज्म का दीन नहीं है कि किसी को बोला जाएगा आप सोसाइटी से कट होके ये वो करो, नहीं. बल्कि एक जगह मैं पढ़ रहा था रिसेंटली, I was reading one of the books wherein ये चीज थी कि अगर कोई मान लो अगर दो स्टूडेंट्स हैं और एक स्टूडेंट है जो घर पे है कि वो अपनी पढ़ाई घर पे कर रहा है, और दूसरा स्टूडेंट है वो किसी यूनिवर्सिटी में कर रहा है, wherein उसको ऑन अ डेली बेसिस को सोसाइटी फेस करनी पड़ती है, उसको डिफरेंट सिनेरियोज, चाहे वो बस से जा रहा है, किसी चीज से जा रहा है, ही इज एक्सपोज्ड टू द एनवायरनमेंट, और वो उस हालत में अपनी सैंटिटी को, अपनी पाकिज़गी को, अपनी निगाहों को झुका रहा है, यानी कि वो सारी उन बाउंड्रीज का ख्याल रख रहा है. तो इट इज क्लियर दैट पर्सन विल गेट मोर रिवॉर्ड बिकॉज ही इज एक्सपोज्ड टू मोर चैलेंजेस देयर.
तो जितना उसमें उसको जो चैलेंज मिल रहा है उतना उसको ज्यादा वो मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है अल्लाह ताला की तरफ से। तो स्पिरिचुअल और मटेरियल का जो बैलेंस है वो परफेक्ट है हमारी सिविलाइजेशन में, हमारी फेथ में, हमारे इस्लाम में। और मॉडर्न टाइम पे जो कैपिटलिस्टिक सोसाइटीज है, जो मटेरियलिस्टिक बहरान मैं कहूँगा एक हिसाब से है, वो इस बैलेंस को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट ये है कि मॉडर्न लाइफ जो है, इट हैज, जो मैंने पहले कहा, इट हैज लेड टू एन एक्सेसिवली इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी, जहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी के अंदर अगर कोई डिजायर है कि वो कलेक्टिवली कुछ करना चाहता है लोगों के लिए, उस चीज को कम किया जा रहा है, उस चीज को सप्रेस किया जा रहा है। ये भी एक चैलेंज है मॉडर्न लाइफ का। ये इंडिविजुअल सोसाइटीज की तरफ हमें ले जा रहा है, इन कॉन्ट्रास्ट टू कलेक्टिव सोसाइटी, जहाँ पे कलेक्टिवली हम स्ट्राइव कर रहे हैं टुवर्ड्स कॉमन वेलबींग। तीसरा ये है, नेक्स्ट ये है, ये सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि मॉडर्न लाइफ का जो चैलेंज है, ये हमें हमें एक्सपोज कर रहा है, हमारे सामने एक ऐसा एनवायरनमेंट ला रहा है जो विच इज फिल्ड विद डिस्ट्रैक्शंस एंड विच इज फिल्ड विद अनहेल्दी कंटेंट। अब इससे क्या होगा, अगर हम, साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई इंसान किसी चीज की तरफ कॉन्स्टेंटली एक्सपोज हो रहा है, वो चीज उसके अंदर एक जगह बना लेती है, चाहे कॉन्शियस लेवल पे या सबकॉन्शियस लेवल पे। वो चीज, दैट थिंग टेक्स अ कंट्रोल ओवर दैट ह्यूमन बीइंग। अब अगर हम जिस अभी मॉडर्न लाइफ में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर कॉन्स्टेंटली अगर हम अपनी जनरेशन को एक्सपोज कर रहे हैं टुवर्ड्स दीज डिस्ट्रैक्शंस, चाहे वो इन द फॉर्म्स ऑफ सोशल मीडिया हो, चाहे वो इन द फॉर्म्स ऑफ जो कॉन्स्टेंट स्क्रीन पे इंडिसेंट कंटेंट, अनहेल्दी कंटेंट, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट देन कि वो उसमें उनका ये, वो आगे जाके कुछ अच्छे इंडिविजुअल्स बनेंगे। तो ये भी एक चैलेंज है जो काउंटर करने की जरूरत है, कि मॉडर्न लाइफ हमारे सामने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है जो फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस है, फुल ऑफ अनहेल्दी कंटेंट है। अब इन दोनों के एमलगमेशन से क्या होगा, इससे आवर यूथ इज मोर लाइकली एक्सपोज टुवर्ड्स मॉरल बैक प्रैक्टिस। यहाँ पे मॉरल क्राइसिस जो एलिमेंट है वो ज्यादा उभर के आएगा यहाँ पे। दूसरा ये है कि मॉडर्न लाइफ एक ऐसी इंडिविजुअल को तैयार कर रही है जो बहुत बिजी है इन कंज्यूमिंग दिस डिस्ट्रैक्शन। उसकी वजह से क्या होता है कि अगर कोई इंसान इन डिस्ट्रैक्शन में कंटिन्यूसली अपनी पर्सनैलिटी को जाया कर रहा है, उसको कहाँ स्पेस मिलेगी फॉर पर्सनल रिफ्लेक्शन, उस कंटेम्पलेशन, तदब्बुर, तफक्कुर, जिसमें उसको अपने अंदर ये चीज रियलाइज हो कि नहीं, इनफ, मैं इन चीजों के लिए नहीं बनाया गया था, मेरा मकसद कुछ और था। अब जब आप कॉन्स्टेंटली आपकी स्क्रीन पे, आपकी दूसरी चीजों पे, डिस्ट्रैक्शन से आप फिल्ड हो, तो हाउ कैन यू गेट द स्पेस, हाउ कैन यू गेट दैट टाइम ऑफ सॉलिट्यूड वेयर इन यू विल sit, you will reflect on your existence, you will reflect on Quran, you will reflect on other things। तो वो चीज श्रिंक हो रही है, वो स्पेस श्रिंक हो रही है। ये भी एक चैलेंज है। जो लास्ट वाला है, जो मैं माइक्रो का देख रहा हूँ, जो डायमेंशन इशू का, ये मैं इस चीज को ऐसे अंडरस्टैंड करता हूँ कि अ, हमारी जो यंग जनरेशन है, ऑब्वियसली जो फैमिलीज होती हैं, अगर फैमिलीज में तरबियत का एलिमेंट मिस है, अगर बचपन से ही आपने एक स्पिरिचुअल माहौल प्रोवाइड नहीं किया अपने औलाद को, अगर उसको आपने उस हिसाब से गाइड नहीं किया, एक लेवल पहुंचेगी कि आप बिल्कुल ही वो अपॉर्चुनिटी खो दोगे कि आप इसकी पर्सनैलिटी को इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में, इस्लामिक पर्सपेक्टिव से डेवलप कर पाते। तो मैक्रो जो है इसमें ये है कि फैमिली लेवल पे तरबियत का एलिमेंट मिसिंग है। फैमिली लेवल पे जिस हिसाब से अपब्रिंगिंग होनी चाहिए थी, कि इसमें पहले से आप एक इंडिविजुअल को अपनी तारीख के बारे में बोलो, इसको ऐसे प्रिपेयर करो कि ये आगे जाके एक हेल्दी इंडिविजुअल बने। उसकी वजह से अगर ये चीज मिसिंग है एक इंडिविजुअल में, उसको नहीं मिली उस हिसाब से तरबियत, तो आगे जाके उस दैट पर्सन इज मोर लाइकली टू फेस मोर इंटरनल चैलेंज। उसको खुद ये समझ में नहीं आएगा कि मेरा नफ्स मेरे साथ कैसे मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, मेरा कल्ब क्या है, मेरी कल्ब की रियलिटीज क्या है, मेरी रूह की रियलिटीज क्या है, या मुझे कैसे अपने अंदर एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, एक मॉरल डिसिप्लिन लाने की जरूरत है। दैट पर्सन विल स्ट्रगल विद दैट, क्योंकि तरबियत का एलिमेंट पहले मिसिंग। तो उसको इंटरनल चैलेंजेस पहले फैमिली की तरबियत अगर ना हुई, उससे भी आएंगे, फिर वो खुद जो उस क्राइसिस में आएगा कि उसकी तरबियत अच्छी तरीके से नहीं हुई है, उसको इंटरनल चैलेंजेस में मिलेंगे। मैक्रो डायमेंशन इसमें ये है कि जब वो फिर बाहर की इसी एनवायरनमेंट की जो बात कर रहे हैं हम, जो विच इज नॉट देयर, वी आर नॉट एक्सपोज्ड टू ए पायस एनवायरनमेंट, वी आर लिविंग इन वेरी एबनॉर्मल टाइम्स, जहाँ पे अगर हमारे पेरेंट्स, अगर जो हमारे फॉर एग्जांपल जो फैमिली लेवल पे है, अगर उस हिसाब से इन चीजों का टेक केयर ना किया गया जाए, तो दैट इंडिविजुअल डेफिनेटली फेस क्राइसिस।
इन द लेटर पार्ट्स ऑफ हिज लाइफ। मैक्रो इसका ये है कि फिर वो सोसाइटी के हिसाब से जब वो मतलब वो एड ऑन हो जाएगा, वो बढ़ेगा, क्योंकि कल्चरल चैलेंजेस आएंगे, या वो बाहर से फिर वो दूसरी चीज देखेंगे, या हमारे यहाँ जो बहुत सारी हराम चीजों को नॉर्मलाइज किया गया है, वो प्री रिलेशनशिप हो, चाहे वो बहुत सारे चीज, वो फिर ऑब्वियसली वो इन चीजों का भी शिकार होगा। तो इन दोनों चीजों का ख्याल रखना, चाहे माइक्रो लेवल पे हो या माइक्रो लेवल पे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक इंडिविजुअल के कॉन्टेक्स्ट में। फिर अब ये चीज है लास्ट में कि व्हाट आर द अप्रोच, हम कैसे अप्रोच या किस तरीके की रेमेडीज है, किस तरीके के मेथड्स हैं जो हम इख्तियार कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम ये बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं अपनी यंग जनरेशन में। तो इसमें पहला मैं ये बोलूंगा जो सबसे अहम है, वो है एंगेजिंग विद आवर फेथ एंड अंडरस्टैंडिंग। Unless and until you are not clear with that existential purpose, you are not clear with that identity of yours, I'm a Muslim. After that, I may be something else. After that, I may be a Kashmir and other something else. First, I'm a Muslim. At the core of my existence, अगर आपको ये क्लियर है कि मेरी आइडेंटिटी मुस्लिम है और मेरा क्लियर है एग्जिस्टेंशियल पर्पस जो मेरा है, आई थिंक दैट विल हेल्प अ लॉट इन क्रिएटिंग दिस बैलेंस। मैं फिर से ये चीज रीइटरेट करूंगा कि यूनिवर्सिटी लेवल पे whenever I engage in discussions with my young generation, I see this thing there, they are not clear about their identity कि अगर if I'm a Muslim then what does it mean to be a Muslim, या अगर मैं एज ए मुस्लिम हूँ, मैं प्राइमरी सोर्सेज से मेरा कितना जरा एंगेजमेंट, मैं कुरान को कितना पढ़ रहा हूँ, या मैं कितना रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ इन चीजों पे, मैं अपनी जो रिच लिगेसी है मैं उसको कैसे एक्सप्लोर कर रहा हूँ। I, being a student of Islamic studies, I have seen this whenever I read history of ours, whenever I read the golden period of ours, चाहे वो golden age of Islam, जिसपे हमने इतने tremendous साइंटिस्ट को दुनिया को दिए हैं, इतना रिच कंट्रीब्यूशन है हमारा मुस्लिम स्पेन से लेके आगे, तो आई रियली फाइंड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ विद इन मी, मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ उससे मिलती है, एक गैरत मेरे अंदर ये पैदा होती है कि आई बिलोंग टू दिस रिच ट्रेडिशन। और फिर एट द सेम टाइम एक हिसाब से एक डिसअपॉइंटमेंट भी होती है कि हम इस चीज से क्यों इंसाफ नहीं कर रहे हैं, हम इस चीज को अपने अंदर इंटरनलाइज क्यों नहीं कर रहे। अगर हमें इस चीज की पूरी कॉन्शियसनेस हो, हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस हो हमारे कि दुनिया में व्हाट आवर सिविलाइजेशन हैज गिवन, व्हाट अ रिच कंट्रीब्यूशन आवर सिविलाइजेशन हैज गिवन टू द एंटायर वर्ल्ड, तो उससे आपको अपनी इस आइडेंटिटी को भी पॉलिश करने में, इसको क्लियरफाई करने में हेल्प होगी, और दूसरा आप अपने अंदर एक स्ट्रेंथ डेवलप करोगे, आपको इसमें एक डिसिप्लिन लाइफ गुजारने का भी बहुत ज्यादा उसमें आपको मौका मिलेगा, बिकॉज यू विल फील कि मैं एक ऐसे दीन से बिलोंग करता हूँ जो कि इतना कुछ इसने दुनिया में किया है, इतना कुछ इसका रिच कंट्रीब्यूशन है। तो पहला मुझे लगता है जो मेन चीज है बैलेंस क्रिएट करने का, वो है एंगेजिंग विद द फेथ, एंगेजिंग विद द सोर्सेज and understanding at the same time. Obviously, Islam is a kind of way of life जो encourage करता है questions को, जो encourage करता है doubts को, suppress नहीं करता है। ना ही हमारा दीन emotions को suppress करता है, ना ही हमारा दीन questions को suppress करता है, queries को suppress करता है, ये उनको direct करता है, shape करता है, अच्छी तरीके से rectify करता है। तो इट इज एब्सोल्युटली ओके अगर किसी में कोई डाउट्स आ रहे हैं, किसी में कुछ है, कोई कंफ्यूजन है किसी जगह, एंगेज विद द सोर्सेज, रीड, गो टू द एक्सपर्ट्स, गो टू द स्कॉलर्स। हमारी खुद की अपनी क्लासिकल स्कॉलर्स की अगर हम बात करें, इमाम गजाली से लेके आगे जाके जो रिच हमारी स्कॉलरली लेगेसी भी इतनी रिच है, एंगेज विद दैट। इट्स ओके टू हैव डाउट्स, यू कैन हैव डाउट्स, एवरी टाइम brings with itself new thing, new challenge जो हमने डिस्कस किया, you can have questions regarding that, engage, read। दूसरा मुझे इसमें लगता है बैलेंस क्रिएट होगा नॉलेज से और इंट्रोस्पेक्शन से। तो अनलेस एंड अंटिल यू डोंट हैव द नॉलेज ऑफ दीज थिंग्स कि मेरी फेथ मुझे क्या तकाजा कर रही है, मुझे किस तरीके से इसको आगे ले जाना है, आई थिंक इट विल बी डिफिकल्ट टू क्रिएट दैट बैलेंस। एंड आई थिंक जो इंसान नॉलेज की तरफ जाता है, इल्म की तरफ जाता है, उसमें इंट्रोस्पेक्शन भी बढ़ता है, कॉन्शियसनेस भी बढ़ता है। यू नो वी आर अ काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स जिनसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला परफेक्शन एक्सपेक्ट नहीं करता है, वी आर बाउंड टू मेक एरर्स, लेकिन दिस नॉलेज is that much powerful weapon for us कि ये हमें continuously even after we fall short, अगर हम किसी पे गुनाह कर रहे हैं, the knowledge will back us, the knowledge is a kind of weapon within us, it's a kind of strength within us जो हमें continuously आगे जाके फिर होप देगी कि नो, इंट्रोस्पेक्ट करो, ये गलती यहाँ पे क्यों, ये नहीं होनी चाहिए थी, या इस गलती को करने से तुम्हारा स्टैंडर्ड कैसे गिरा है, तुमने उसूलों को कैसे तोड़ा है। तो ये नॉलेज से ही आती है चीजें। तो बैलेंस क्रिएट करने के लिए नॉलेज गेन करना
और फिर उस नॉलेज के बाद जो इंसान में एक कॉन्शियसनेस आती है रिगार्डिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिगार्डिंग हिज इंटरनल डायनामिक्स टू, कि मेरे अंदर जो अल्लाह ताला ने हकीकत रखी है, मेरा रूह है, मेरा कल्ब है, हाउ डू आई हैव टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं मेरी नजर से अगर मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला की किसी बाउंड्री को क्रॉस कर रहा हूँ, मैं किसी ऐसी चीज की तरफ देख रहा हूँ जिस चीज की तरफ मुझे देखने का हुक्म नहीं था, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट क्या पड़ेगा मेरे ईमान पे, मेरे कल्ब पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। या ये चीज भी अंडरस्टैंड करेंगे नॉलेज गेन करने के बाद, जब मेरे एक्शंस में, जब मेरी डीड्स में एक सिंसियरिटी आती है, इखलास आता है, वो मुझे कितनी स्ट्रेंथ देता है मेरे ईमान को। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फियर नथिंग बट सिन। अगर मैं गुनाह कर रहा हूँ, अगर मैं इंडल्ज हो रहा हूँ किसी ऐसी चीज में जो तकाजा नहीं, तो उसकी वजह से जो मेरे अंदर कॉन्स्टेंट वीकनेस डेवलप होगी, जो मेरी पर्सनैलिटी में वो एक कोलैप्स हो जाएगा, उसकी कॉन्शियसनेस भी हमें नॉलेज देता है। इट्स इमाम गजाली वेयर इन आई वाज रीडिंग वन ऑफ हिज डेफिनेशंस ऑफ नॉलेज। वो कहते हैं कि वन ऑफ द फ्रूट्स ऑफ नॉलेज इज दैट कि इट गिव्स यू अवेयरनेस अबाउट योर ओन लिमिटेशंस, कि मैं कहाँ से कमजोर, मेरा नफ्स मुझे कहाँ से और जरा कमजोर कर रहा है, शैतान शैतान ने कौन सा ऐसा मेरा वो चीज देखी है जहां से मुझे वो कॉन्स्टेंटली वीक कर रहा है। तो इमाम गजाली दैट नॉलेज गिव्स यू द अवेयरनेस, द कॉन्शियसनेस ऑफ योर लिमिटेशन, सो दैट यू कैन सेफगार्ड योरसेल्फ। तो ये भी जरूरी है इस बैलेंस के लिए। तीसरा जो सबसे ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है बीइंग माई सेल्फ ए स्टूडेंट, वो है तज़किया। तज़किया इज द थिंग दैट ब्रिंग्स मोर ब्यूटी टू योर नॉलेज। तज़किया नॉलेज से पहले भी आएगा, तज़किया नॉलेज के बाद भी आएगा। अगर आप कॉन्स्टेंटली बड़ी बड़ी इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर तज़किया का एलिमेंट नहीं है, आप तन्हाई में अल्लाह ताला की बाउंड्रीज का ख्याल नहीं रख रहे, तो आई डोंट थिंक दैट नॉलेज विल गो समवेयर। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज इन द कुरान कि हैव यू नॉट सीन दोज हु हैव मेड देयर डिजायर्स देयर ओन लॉर्ड्स, अल्लाह हैज सेंट देम एस्ट्रे डिस्पाइट नॉलेज। तो तज़किया का एलिमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंगेजिंग विद द फेथ एज वेल। आपके अंदर अगर तज़किया है, अगर प्यूरिफिकेशन है, आप अपनी निगाहों को ऐसे इस्तेमाल कर जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है, आप अपने पूरी बॉडी को, आपके एक्शंस को इस तरीके से ले जा रहे हो कि you are showing utmost respect towards the boundaries of Almighty Allah. You're honoring the boundaries of Allah subhanahu wa ta'ala. So you will see कि how this knowledge, how this engagement with the faith will benefit you. So तज़किया का element, especially in the present context, जहाँ पे हमारे यंगस्टर्स को बहुत सारी चीजें, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, एंगेज करती हैं गलत चीजों में, तज़किया का element becomes very important. So asking Allah for it and continuously thinking how this thing of purification of self is important for me, it is also very important. और इस चीज की रियलाइजेशन होना कि मेरी नॉलेज भी मुझे तब बेनिफिट देगी जब मेरे अंदर तज़किया है, जब मेरा दिल साफ है, मेरी अंदर की जो चीजें हैं वो साफ है। आई वाज रीडिंग वन ऑफ द कोट्स ऑफ अ स्कॉलर जिसने कहा कि अल्लाह इज एब्सोल्यूट प्योरिटी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज एब्सोल्यूट प्योरिटी। अगर आप किसी एब्सोल्यूट प्योरिटी की तरफ जाना चाहते हो या उसकी मारिफत हासिल करना चाहते हो, यू योरसेल्फ हैव टू बी एब्सोल्युटली प्योर, यू योरसेल्फ हैव टू स्ट्राइव टू बिकम प्योर। अगर आप खुद, आपके अंदर तज़किया का एलिमेंट ठीक नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि आपके लिए ये इजी होगा टू अंडरस्टैंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज एब्सोल्यूट प्योरिटी। आप किसी अच्छी चीज को, किसी नियामत को किसी गंदे बर्तन में नहीं रखेंगे। इल्म भी नियामत है, इल्म भी नूर है, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मारिफत, ये भी कितना कितना बड़ा नूर है ये। इस चीज को पाने के लिए यू हैव टू स्ट्रेंथन दिस एलिमेंट ऑफ तज़किया विद इन योरसेल्फ। नेक्स्ट वन इज सीकिंग द कंपनी ऑफ ब्लेस्ड। दिस इज द थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे यूथ के लिए, हमारे लिए इन जनरल, कि हम ऐसे लोगों की कंपनी में बैठे जिनके अंदर नॉलेज भी हो, तज़किया भी हो, जो हमें गाइड कर सके। अगर किसी जगह पे हम कोई चीज लैक कर रहे हो, वो उस चीज को सही करे, वो हमें डायरेक्शन दे, हमें काउंसलिंग करे, हमें गाइडेंस करे। सो वी आर इन नीड ऑफ द कंपनी ऑफ द ब्लेस्ड। सेकंड, उसके बाद ये है कि a thorough understanding of the challenges that modern life brings these days। अगर अगर अभी हमें बैलेंस क्रिएट करना है, उसके लिए ये भी जरूरी है कि मॉडर्न लाइफ के साथ जितने भी चैलेंजेस अभी हमारे सामने खड़े हैं, चाहे वो जो मैंने स्पिरिचुअल का कहा, आइडियोलॉजिकल का कहा, इसकी अवेयरनेस भी
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इट इज़ ओनली आफ्टर यू आर अवेयर अबाउट दिस थिंग्स कि ये मुझे कहाँ से मेरी फेथ को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या मेरी मेरी जो रिलेशनशिप है अपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये इसको कैसे कमजोर करेगी. तो अंडरस्टैंडिंग दीज चैलेंजेस दैट मॉडर्न लाइफ हैज इन फ्रंट ऑफ अस आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इसी के बाद हम इस चीज से अपने आप को बचा सकते हैं. I'm reminded of one of the quote of Imam Shafi. He says that if you don't keep yourself busy with truth, it is going to keep you busy with falsehood. अगर आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव नहीं कर रहे हैं टुवर्ड्स कीपिंग योरसेल्फ बिजी विद ट्रूथ, विद हक, ऑलरेडी आउटसाइड एनवायरनमेंट में इतनी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल फॉल्सहुड के साथ बिजी रखेंगे. सो इन चैलेंजेस की एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है ताकि ये बैलेंस आप समझो कि कितना जरूरी है. नेक्स्ट ये है कि यही हम अवेयरनेस क्रिएट करें अपनी यूथ में रिगार्डिंग के इनिशिएटिव्स रिगार्डिंग ये कितना जरूरी है, हमारी फेथ हमारे लिए कितनी जरूरी है, या हमें हमें कैसे अपने अंदर मोहब्बत इनकलकेट करनी है टुवर्ड्स दिस फेथ. तो सेकंड थिंग इज कि हम क्रिएट करें अवेयरनेस वाया गुड इनिशिएटिव्स, सेमिनार्स, इंटरैक्टिव सेशंस हो, या हम डिस्कोर्स करें बिल्ड. जो मैंने पहले में बात कही कि हम ये लैग कर रहे हैं ऑन एन इफेक्टिव स्केल, हम ये लैग कर रहे हैं, तो इसलिए जो वाइड है, जो वैक्यूम है, वो वहां पे है. दैट वैक्यूम अगर हम फिल नहीं कर पाए थ्रू दीज डिस्कोर्स एंड डिस्कशन, तो वो कोई और ऐसी चीज, कोई पर्पसलेस चीज फिल करेगी, जो कि अभी बहुत सारी पर्पसलेस चीजें हैं सोसाइटी में, एनवायरनमेंट में आउट देयर, जो उस वैक्यूम को, चाहे यूजर्स डिबेट्स ऑन सोशल मीडिया, चाहे दूसरी चीजें हो, दे विल यूथ विल गेट victimized of those things. अगर हमने इन इनिशिएटिव्स के थ्रू, इन इंटरैक्टिव सेशंस के थ्रू इस वैक्यूम को फिल करने की कोशिश नहीं की, उसके लिए ये प्रोग्राम इसलिए मैंने कहा कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट है. एंड लास्टली कंक्लूजन में ये हसन अल बसरी रहमतुल्लाह अलैह का एक कोट मुझे याद आता है यहाँ पे, कि वो जब भी ड्यूरिंग ए वीक, जब भी वो किसी दिन किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन रखते थे, तो उस डिस्कशन में जब भी कोई इंसान कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता था जो उसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं था, उस डिस्कशन के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो उसको रिमाइंड कराते थे कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम किस चीज से बात कर रहे हैं, यू हैव टू आस्क द क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली. जो मैंने पहले भी बात कही, जब मैंने ये टाइटल देखा मुझे इसकी अटमोस्ट जरूरत लगी कि इस पे बात होनी चाहिए. तो कीपिंग अवर डिस्कोर्स इज वेरी रिलेवेंट, कीपिंग अंडरस्टैंडिंग कि हमारी यूथ को कौन सी चीजें उनको, उनके अंदर चैलेंज है, उनके अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, अंडरस्टैंडिंग दोज थिंग्स कि हम कौन कौन सी चीज को हमें एड्रेस करने की जरूरत है, ताकि इनको एक फ्रेमवर्क मिले और ये आगे जाके खुद भी इनके अंदर एक रियलाइजेशन डेवलप हो कि नहीं, मुझे इस पे खुद भी पढ़ने की जरूरत है. तो कीपिंग दोज डिस्कोर्स इज वेरी रिलेवेंट, keeping them very relevant is also important. So I will conclude. Thank you so much again to Al Nahida for providing this opportunity. I will keep on collaborating with you in the future journey as well. This has been an amazing opportunity for me. Thank you so much. Thank you for this honor. जज़ाकल्लाह खैर सर. यहाँ पे क्वेश्चन अबाउट मॉडर्न लाइफ, ये शायद ये कहना चाहते हैं कि मॉडर्न लाइफ के जी सारी जी इस्लाम के बिल्कुल. अगेंस्ट, व्हाट इज योर डेफिनेशन, या जी मॉडर्न लाइफ की क्या डेफिनेशन है जिसको हम अंडरस्टैंड कर पाए. मॉडर्न लाइफ को हम ऐसे देख सकते हैं कि जैसे जब अगर हम रेनेसेंस का पीरियड पढ़ते हैं जब वेस्ट में, उसके बाद जो पोस्ट रेनेसेंस का पीरियड आया, तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ आइडियोलॉजीज में, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ नए नए कॉन्सेप्ट्स में, जिनको एज ए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स पेश किया गया. जैसे आप चाहे डेमोक्रेसी की बात करो, दूसरी चीजों की बात करो. बाय मॉडर्न लाइफ वी कैन मीन कि वी आर लिविंग इन वेरी एक्सेप्शनल टाइम्स. हम ऐसे टाइम्स में रह रहे हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, दूसरे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रहे हैं, एंड दे आर डेवलपिंग एट ए वेरी रैपिड रेट. एज अ रिजल्ट मॉडर्न लाइफ हम ये कह सकते हैं कि इट्स ब्रिंगिंग विद इट a lot of new things to us. These new things may not have been there. For example, अगर हम आज देखेंगे, you will find people जिनके अंदर simplicity का element lack करता है. While if you see this thing 100 years, 50, 60 years ago, there was a simplicity within that. सो मॉडर्न लाइफ के साथ हम ये चीज कह सकते हैं कि वन थिंग कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से, या आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट्स की वजह से, या डिफरेंट इंटरनेशनल जो रिलेशंस हुई हैं, जो डिफरेंट पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में भी इसमें जाएंगे, जो नई सारी बहुत सारी चीजें हमारे सामने आई हैं,
नए नए आइडियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, सोशल कंस्ट्रक्ट, कल्चरल कंस्ट्रक्ट जो डिफरेंट डिबेट्स डिस्कोर्सेस में सामने आए हैं, आई विल टर्न एज अ मॉडर्न। थैंक यू सर। जी एट लास्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा अन्नाहदा एकेडमी ऑफ इस्लामिक साइंसेस के जो हमारे डायरेक्टर हैं इंजीनियर आरिफ सर, उसके साथ ही हम वोट ऑफ थैंक्स पेश करेंगे। आरिफ सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed resource person, Dr. Zishan Ahmed, for enlightening us on the very crucial topic of balancing faith and modern life. Sir, it has been really truly enlightening and thought-provoking session. We have really gained a deeper understanding of how to navigate these waters and find a balance that resonate with our individual belief. सर, आपकी एक एक बात तो मोतियों का समुद्र परोस रही थी, और हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में भी आप हमें अपने प्रीशियस टाइम में से मजीद चंद लम्हे इनायत फरमाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई विल रिमेन इन टच विद यू कॉन्स्टेंटली इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरा सर, जज़ाकल्लाह खैरा। और साथ साथ आवर सिंसियर थैंक्स टू ऑल आवर अटेंटिव ऑडियंस, और तमाम दोस्तों के लिए भी थैंक्स जिन्होंने हमें हेल्प की ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने में। तमाम वॉलंटियर्स का भी दिल से शुक्रिया जिन्होंने ये लिंक्स शेयर की अपने नियर्स एंड डियर्स के साथ। I thank you all for joining us. Or needless to mention that we are looking forward to more such crucial sessions which will be helpful to mend our souls inshallah ta'ala. आप लोग तमाम जितने भी हमें सुन रहे हैं, आप अन्नाहदा एकेडमी ऑफ इस्लामिक साइंसेस को ज्वाइन करें। हम कोशिश करते हैं कि हम दोनों लेवल्स को बैलेंस कर लें, जैसा कि अभी सर बहुत ही अच्छा बयान फरमा रहे थे। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम स्कूल भी जाए, हम कॉलेज भी जाए, यूनिवर्सिटी भी जाए, जॉब भी करें, सब कुछ करें, और साथ साथ हमें ये एहसास भी हो कि हम मुसलमान भी हैं, हमें एहसास भी हो कि हमें कल कब्र में भी जाना है, हमें एहसास भी हो कि हमें कल अल्लाह के हुजूर खड़ा होकर सवालों का जवाब भी देना है। तो हम चाहते हैं कि हमें अपने अकायद पता हो, हम चाहते हैं कि हमें जो फ़र्क उलूम है एटलीस्ट हमें वो पता हो। तो हम कोशिश करते हैं कि विदाउट एनी एज बार, आप जिस भी एज के हैं, आप छोटे हैं, आप बड़े हैं, आप एल्डरली एज के हैं, आप ज्वाइन कर लीजिए। आपके लिए इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल्ल हमारे पास आने वाला वक्त में भी बहुत सारे कोर्सेज होंगे। अभी करंटली रिसेंटली हमारे तजवीज़ुल कुरान कोर्स कंप्लीट हुआ, जो कि बिल्कुल वन ऑफ इट्स काइंड, जो बहुत ही डिफरेंटली पढ़ाया गया। और अभी फिक कोर्स भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और अरबिक लैंग्वेज कोर्स ऑलरेडी हो चुका है, जो कि यूट्यूब पे उसके वीडियोस अवेलेबल हैं। और आगे आने वाले टाइम में इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल्ल हम अकायद कोर्स भी स्टार्ट करने वाले हैं, और नियर फ्यूचर में ही हम पूरा बिल्कुल आलिम कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन आलिम भी बन सकते हैं। और इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल्ल आपको एक सर्टिफिकेट भी दे दी जाएगी हर एक कोर्स के लिए, जो वर्ल्ड वाइड वैलिड होगी, ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट होगी इंशाल्लाह ताला। तो वंस अगेन आई थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस वंडरफुल सेशन। आप आगे भी आप कांटेक्ट में रहिए। अभी व्हाट्सएप ग्रुप की आप लोग लिंक मांग रहे हैं, सर ने आपको फ़ोन नंबर सेंड किया, आप लोग इस पे मैसेज करें, आपको इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल्ल रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड कर लिया जाएगा। अच्छा, हमारे यहाँ हम लोगों ने वॉलंटियर्स के लिए भी एक प्लेटफॉर्म ऑन रखा है। अगर आप लोग वॉलंटियर भी बनना चाहते हैं, अगर आप लोग हमें हेल्प करना चाहते हैं हमारे काम में, हेल्प इन द सेंस कि हम जो करते हैं आप भी इसमें जुड़ जाए। आप भी, अगर आपकी साइड से भी कुछ सजेशंस हो, हम अपने कोर्सेज को बेटर बनाने के लिए आप सजेशन कुछ देना चाहें तो आप दे सकते हैं। और वंस अगेन मैं ये आपसे बताना चाहूँगा कि अगर जो आने वाले सेशंस होंगे, ऐसे जो सोल जो स्पिरिट रिफ्यूलिंग कोर्सेज होंगे, अगर आपके पास कुछ सजेशंस है कि पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन होना चाहिए, तो आप लोग भी प्रपोज भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपकी सजेशंस और आपकी फीडबैक्स की कदर की जाएगी। तो बिल आखिर फिर से आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग ज्वाइन हो गए। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को कामयाबी अता फरमाए, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।